हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रमचय ग्रुप के बारे में पढ़ा था, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और क्रमचय गुणन संक्रिया है उसके बारे में देखा था कि क्रमचय गुणन संक्रिया है वो एक्रोनिम में होती है। अब आज के टॉपिक में हम चक्रीय क्रमचय के बारे में पढ़ते हैं कि चक्र क्या होता है, चक्रीय क्रमचय को किस प्रकार से लिखा जाता है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं चक्रीय क्रमचय। तो देखो चक्रीय क्रमचय हम पढ़ रहे थे। चक्रीय क्रमचय क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। चक्रीय क्रमचय या चक्कर साइक्लिक परमुटेशन या साइक्लिक चक्रीय क्रमचय या चक्कर के बारे में। तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि वे क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव वे क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव तथा अंतिम अवयव का प्रतिबिंब वे क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव और अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम अवयव चक्रीय क्रमचय कहलाता है। ठीक है, चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे f इक्वल टू x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखो चक्रीय क्रमचय क्या होता है। साइक्लिक परमुटेशन को किसको कहते हैं? वे क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव और अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम अवयव हो, चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे f इक्वल टू x1, x2, x3 सो ऑन xn से व्यक्त करते हैं। अब इधर देखो, जैसे मान लो ये अपने पास चक्रीय क्रमचय है, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी, वो कौन सा अवयव होगा? उसके आगे वाला अवयव होगा। तो इस अवयव की इमेज कौन सी है? x2। x2 की इमेज कौन सी है? x3। x3 की इमेज कौन सी है? x4। और x4 की इमेज कौन सी है? x5। इसी प्रकार xn-1 की इमेज कौन सी होगी? xn होगी। और जो लास्ट का जो अवयव है उसकी इमेज कौन सी होगी? x1 होगी। तो देखो ये होता है आपका चक्रीय क्रमचय। इसको कहते हैं चक्रीय क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव जो पहला अवयव है उसकी इमेज होती है दूसरे पे, दूसरे की इमेज होती है तीसरे पे, तीसरे की इमेज होती है चौथे पे, और लास्ट वाले अवयव की इमेज कहाँ पे होती है? पहला अवयव होता है। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। वे क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इमेज उसके आगे वाला अवयव, उससे जस्ट आगे वाला अवयव उसकी इमेज हो जाएगी, तथा अंतिम अवयव का जो इमेज होगा वो कौन सा अवयव होगा? फर्स्ट अवयव हो जाएगा। चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे f इक्वल टू x1, x2, xn सो ऑन xn से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और अब देखो यदि मान लो चक्रीय क्रमचय की लंबाई पूछे तो जितने अवयव का जितने का वो चक्कर होगा ना, वही उसकी क्या हो जाएगी? इमेज। जैसे 4 लंबाई, मान लो कोई चक्र में 4 अवयव है तो 4 लंबाई का वो चक्रीय क्रमचय हो जाएगा। वो भी बताऊंगा। देखो कैसे हम चक्रीय क्रमचय निकालते हैं और कैसे चक्रीय क्रमचय से क्रमचय बनाते हैं। तो देखो अब इसे मान लो परमुटेशन बनाना है, तो कैसे बनाओगे परमुटेशन? x1 की इमेज कौन सी होगी? x2 की इमेज कौन सी होगी? x3
x1 की इमेज x2, x2 की इमेज x3, x3 की इमेज x4। इसी प्रकार यदि हम लास्ट वाले अभी भी देखेंगे तो xn की इमेज कहाँ पे आ जाएगी, x1 पे आ जाएगी। एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेटर। एक बार ऐसे समझ लो कि x1 की इमेज x2, x2 की इमेज x3, x3 की इमेज x4, इसी प्रकार xn की इमेज x1। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को तो ज़्यादा से समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो जैसे मान लो अपने को चक्कर बनाना है या चक्कर से हमें क्रमचय बनाना हो, तो देखो एग्जाम्पल लिखेंगे। यदि f बराबर 1 2 3 4 चक्रीय क्रमचय है मैंने देखो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक इजी सा टॉपिक है, इसमें आराम से यदि एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या बताया कि f बराबर जैसे मान लो 1 2 3 4 है, ये आपका क्या होगा, चक्कर होगा। और कितनी लंबाई का ये चक्कर होगा, 4 लंबाई का, क्योंकि 4 एलिमेंट है इसमें, तो ये 4 लंबाई का ये क्या होगा, चक्रीय क्रमचय होगा। ठीक है। अब यदि मान लो इससे मेरे को क्या बनाना है, क्रमचय बनाना है, तो क्रमचय कैसे बनाओगे, क्रमचय देखो तब क्रमचय लिखते हैं, तब क्रमचय। तो देखो क्रमचय कैसे बनाएंगे इसका, 1 की इमेज कहाँ पे है, 2 पे, तो 1 की इमेज कहाँ पे, 2 पे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जब लेक्चर था इसका क्रमचय का, उसको क्या बताया था कि द्विपंक्ति संकेतन से व्यक्त करते हैं हम उसको। किससे शो करते हैं, द्विपंक्ति संकेतन से। इस प्रकार से बताया था ना कि हम कैसे शो करते हैं, x1 यहाँ पे क्या आता है, उसकी इमेज आती है, ये x2 यहाँ पे उसकी इमेज, और इसी प्रकार x3 यहाँ पे इसकी इमेज fx3, और सो ऑन xn fxn, इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है। तो अब देखो 1 की इमेज कहाँ पे, 2 पे, तो 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज कहाँ पे, 3 पे, और 3 की इमेज कहाँ पे, 4 पे, और 4 की इमेज कहाँ पे, 1 पे। यही तो होता है। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, इसका क्रमचय बनाते हैं। ठीक है। अब जो प्रत्येक क्रमचय को हम कितने चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये आपके समझ में आ गया ना कि हम चक्रीय क्रमचय से क्रमचय कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल है, देखो क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लो अपने पास कोई क्रमचय है, उससे हम चक्र कैसे बनाते हैं वो देखो। जैसे मान लो f बराबर, या ऊपर लिख लेते हैं, f बराबर, देखो ये टॉपिक जो है वो आपका इजी सा टॉपिक है, इसमें आराम से आप नंबर आ सकते हैं आपके, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कोई। तो देखो मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल, मान लो अपने को क्रमचय दे दे तब हम चक्कर में कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं। तो ए बराबर मान लो अपने पास ऐसे कोई क्रमचय दे रखा हो कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 4, और 5 की इमेज 5, और 6 की इमेज 1, 6 की इमेज 1। अब देखो एक बात और ध्यान में रखना, चक्कर में अपन उन अवयवों को शामिल नहीं क्या कर सकते हैं जो क्रमचय में खुद की अवयवों की इमेज खुद ही होती है। समझ में आया कि अब देखो इस क्रमचय में देखो 4 की अवयव, 4 की जो अवयव है 4 की इमेज कहाँ पे है, 4 पे ही है, और 5 की इमेज कहाँ पे, 5 पे ही है। तो इन अवयवों को हम चक्र में शामिल नहीं करते हैं। तो जो चक्रीय क्रमचय बनता है, चक्कर जो बनता है, उस चक्कर में हम खुद की अवयव की इमेज खुद होती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मेरे को मान लो क्या बनाना है, चक्कर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चक्कर बताओ। ऊपर लिख दिया गया, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 1। देखो कैसे बनाते हैं चक्रीय क्रमचय। अब 1 से स्टार्ट करो। देखो 1 की इमेज कहाँ पे, 2, 2 की इमेज कहाँ पे, 3, और 3 की इमेज कहाँ पे, 6। ठीक है, 6, और 6 की इमेज वापस कहाँ पे आ गई, 1। अब देखो ये जो दो अवयव है ना आपके, खुद के जो अवयव की इमेज खुद है, उनको हम शामिल नहीं करते हैं चक्र में। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं चक्कर, देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 6, और 6 की इमेज वापस 1 पे आ गई। तो ये चक्कर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है।
और देखो हम ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ना तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी ये स्टार्टिंग है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चक्र में कि चक्र में अपन उन अवयवों को शामिल नहीं करते जिनकी इमेज खुद पर होती है, उन अवयवों को हम चक्र में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो हम यहाँ पे कुछ नोट लगा के लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं जो कंपटीशन के हिसाब से पूछी जाती है। तो देखो पहला नोट लगा लिखते हैं, या पहले हम इसको देख लेते हैं कितनी लंबाई का चक्रीय क्रमचय होगा, 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय होगा, जो कि 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय, जो कि 4 लंबाई का क्या है, चक्रीय क्रमचय है। अब नोट लगा के लिखते हैं हम। तो देखो सबसे पहली बात कि प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है कि ये तो देखो ये तो होता है क्रमचय और इसको कहते हैं चक्रीय क्रमचय। ठीक है, प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है, कि प्रत्येक जो क्रमचय होता है उस प्रत्येक क्रमचय को हम चक्रीय क्रमचय के रूप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 8 और 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 6। अब देखो मान लो मैं इसको चक्रीय क्रमचय में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से ध्यान से देख लेना। 1 की इमेज 2 तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, इसके जस्ट बाद में लिखना, ध्यान रखना आपको, देखना कैसे है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4। ठीक है, अब 4 की इमेज देखो आगे वाले, 4 की इमेज कहाँ पे, 1 पे आ गई ना, तो इसको बंद, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो दोबारा देखो कि 1 की इमेज 2, आपको ये नहीं देखना कि भाई, अब ध्यान में रखना एक बात की है ना, अब जैसे इसको पढ़े हो ना वापस ये चीजें आनी चाहिए तब सही हो माना जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पढ़ो 1 की इमेज 2 तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1, 4 की इमेज 1 है। ठीक है, यहाँ समझना, देखो ऐसे बढ़ते हैं कैसे आगे वो चीज़ें देख समझना है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल तो सिंपल सा था कि हमने लिख दिया कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज देखी थी 3, 3 की इमेज फिर 6 और 6 की इमेज वापस 1 पे। अब इसको समझना, देखो 1 की इमेज 2 तो 1 की इमेज 2, अब इसके आगे देखना जस्ट, अब इसकी तरफ नहीं देखना, इसकी तरफ देखना, 2 की इमेज आगे क्या है, तो 2 की इमेज क्या है 4, 4 लिख दिया। अब आगे देखना 4 की इमेज कहाँ पे है, अब ये नहीं कि भाई इसको हम देख लिया, इसमें देखना 4 की इमेज क्या है 1, और अपने को पता है कि चक्र में क्या आता है, लास्ट के अवयव की इमेज 1, तो यहाँ पे इस चक्र को बंद कर देंगे। अब चक्र दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, अब लास्ट में चक्कर, अब देखो चक्कर बंद हो गया, बंद होने के बाद में अब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट जहाँ पे छोड़ा वहीं से होगा। अब मान लो 3 से स्टार्ट करा, अब इसमें 3 में तो क्या है, खुद की इमेज खुद में है, तो इसको चक्कर में शामिल नहीं करेंगे। यदि 3 की इमेज और कहीं होते तो हम कहाँ से स्टार्ट करते, 3 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो इसको हम चक्कर में शामिल नहीं करेंगे, इसको भी हम चक्कर में शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 6 से, 6 की इमेज 7 पे तो 6 की इमेज 7 पे, 7 की इमेज देखो 8 पे तो 7 की इमेज 8 पे, अब 8 की इमेज देखो 9 पे और 9 की इमेज देखो 6 पे, तो यहाँ चक्कर बंद। यहाँ समझ में आ गया, एक बार वापस देख लो। पहली बात तो चक्रीय क्रमचय में हम उन अवयवों को शामिल नहीं करते हैं जिन अवयवों की इमेज खुद पर हो, स्वयं की स्वयं पर हो, उसको हम क्या करते हैं, चक्रीय क्रमचय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, चक्रीय क्रमचय था। अब देखो चक्रीय क्रमचय में कैसे लिखते हैं, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, फिर देखते हैं 2 की इमेज कहाँ पे है, 4, 4 पे देख ली। अब 4 की इमेज देखो आपकी कहाँ पे है, 4 की इमेज, तो 4 की इमेज अपने 1 पे, अपने को पता है कि लास्ट अवयव की इमेज कहाँ पे आ जाती है, पहले अवयव पे आ जाती है, तो यहाँ पे चक्कर बंद, यहाँ बंद हो कर दिया। अब देखो स्टार्ट करना है 3 से, क्यों, क्योंकि 3 से इसलिए करना है कि जहाँ से हम छोड़ा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, सारे अवयव आने चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि चक्रीय क्रमचय में उन अवयवों को शामिल नहीं करते जिनकी इमेज खुद पर होती है, तो 3 को हम शामिल नहीं करेंगे, तो फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से,
5 से करेंगे क्या, 5 में भी वही है, खुद की इमेज खुद पर है तो इसको भी नहीं करेंगे शामिल। अब करेंगे स्टार्ट किससे, 6 से। 6 की इमेज देखो 7 पे, 7 की इमेज देखो कहाँ पे, 8 पे, 8 की इमेज देखो कहाँ पे, 9 पे, और 9 की इमेज कहाँ पे, 6 पे। तो चक्कर बंद। यहाँ समझ में आ गया इतना, ये हो गया आपका चक्रीय क्रमचय। दूसरा नोट लगा के लिखो कि ये जो चक्र बनाए हैं ना अपने, चक्रीय क्रमचय को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो नोट है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट नोट है, देखो लिखते हैं। दूसरा, एक चक्रीय क्रमचय को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे सपोज मान लो ये एग्जांपल अपने पास 1 2 3 4, इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, आगे खिसकाते जाओ, इसको आगे खिसकाओगे तो ये अवयव कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 3 4 1, और आगे खिसका दो 3 4 1 2, और आगे खिसकाओगे तो 4 से, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 1 2 3, और आगे खिसकाओगे तो वापस यही आ जाएगा। अब बताओगे, देखो गलत, अब आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, और 3 की इमेज 4 पे। 1 की इमेज कहाँ पे, 2 पे, 2 की इमेज कहाँ पे, 3 पे, 3 की इमेज कहाँ पे, 4 पे, और 4 की इमेज कहाँ पे, 1 पे। अब इससे पढ़ो, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 4 पे, और 4 की इमेज 1 पर, और 1 की इमेज 2 पर। सही है। वो वाला भी देखो, 3 की इमेज 4 पे, और 4 की इमेज कहाँ पे, 1 पे, और 1 की इमेज कहाँ पे, 2 पे, और 2 की इमेज कहाँ पे, 3 पे। ये भी सही है। तो हम एक चक्रीय क्रमचय को कई प्रकार से लिख सकते हैं। एक चक्रीय क्रमचय को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो ये नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ देखो अब आगे देखो, वापस से मैंने क्या बताया है वो देख लो। सबसे पहले तो चक्कर लिखना कैसे बताया था कि पहले अवयव की इमेज दूसरे पे, दूसरे की इमेज तीसरे पे, तीसरे की इमेज चौथे पे, चौथे की इमेज पांचवे पे, पांचवे की इमेज छठे पे, और लास्ट वाले अवयव की इमेज पहले वाले पे। ये चक्रीय क्रमचय लिखा जाता है। अपने को यदि कोई क्रमचय दे दिया जाए और उसको चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं आसानी से, है ना। बस एक बात का ध्यान रखना, चक्रीय क्रमचय में वो अवयव शामिल नहीं होंगे जिनके अवयव की इमेज खुद की खुद पर होती है, ठीक है, उनको हम चक्र में शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं कि एक चक्रीय क्रमचय को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। एक चक्रीय क्रमचय को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ये बता दिया। एक और हमने क्या पढ़ा कि एक क्रमचय को हम चक्रीय क्रमचय के रूप में लिख सकते हैं। भाई कोई आपने को क्रमचय दे रखा हो, परमुटेशन दे रखा हो, उस परमुटेशन को हम साइक्लिक के रूप में लिख सकते हैं, चक्र के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबके। और ये कितने लंबाई के चक्र हैं, 4 लंबाई के ये चक्र क्रमचय हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके, ठीक है ना। और ये सब बराबर आपस में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट आगे बताता हूँ, चक्र का प्रतिलोम कैसे लिखते हैं। आगे लिखते हैं चक्र का प्रतिलोम। आज की वीडियो में ये आपका परमुटेशन जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उप ग्रुप को, सब ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से हमने देखा इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें अपनी। तो देखो चक्र का प्रतिलोम क्या होता है कि भाई किसी भी चक्र का, इसका मान लो हमें प्रतिलोम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे प्रतिलोम, तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल करते हैं। तो चक्र का प्रतिलोम क्या होता है, चक्रीय क्रमचय के अवयव को उल्टे क्रम में लिखने पर चक्र का प्रतिलोम प्राप्त होता है। चक्र का प्रतिलोम प्राप्त
होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास कोई एग्जाम्पल है f बराबर 1 2 3 4, तो हमें इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम बताओ, इसको उल्टा लिख दो 4 3 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स में भी ये भी देख सकते हो कि भाई ये इसका इनवर्स होगा, एफ इनवर्स को आपस में संक्रिया कराओ, आई आना चाहिए, तब ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चक्र का प्रतिलोम प्राप्त करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं चक्र की कोटि कैसे निकालते हैं। तो चक्र की कोटि देखो, तो चक्र की कोटि कैसे लिखते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना एफ चक्रीय क्रमचय है, तब माना एफ चक्रीय क्रमचय है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब छोटे से छोटा वो आपका 4 1 2 3 लिखा जाएगा, ये नहीं दिख रहा आपका ना, 4 1, इसको आगे किसका 4 1 2 3। ठीक है, माना एफ चक्रीय क्रमचय है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसका अस्तित्व है इस प्रकार हो, अस्तित्व है इस प्रकार हो कि f n करने पर क्या आना चाहिए अपने पास, i आना चाहिए, तत्समक क्रमचय, जहां i क्या है, तत्समक क्रमचय। अपने को पता है कि आई तत्समक क्रमचय क्या होता है कि खुद के अवयव की इमेज खुद ही होती है, स्वयं की इमेज स्वयं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तत्समक क्रमचय कहते हैं। देखो एग्जांपल के लिए बात करें हम, यदि इसकी के लिए कि किसी भी चक्कर का हम यदि कोटि निकाले तो कैसे निकालते हैं कोटि। तो मान लो ये चक्कर दे रखा है आपको, f बराबर 1 2 3, ये आपको क्या दे रखा है, चक्कर दे रखा है। ठीक है, इसकी कोटि निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रमचय में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, क्रमचय में। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करना है, f की पावर n करने पर क्या आना चाहिए, i, तो हम करेंगे f स्क्वायर। जब तक अपने को ये तत्समक क्रमचय नहीं प्राप्त नहीं होता है तब तक हम इसमें संक्रिया करवाते रहेंगे। तो f स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताओ भाई, खुद की साथ ही करवानी है। 1 2 3 1 और ये 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। तो करो f स्क्वायर कितना आएगा, बताया था ना कैसे गुणा करते हैं गुणा। तो देखो यहाँ देखो, पहले लिख लो 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। ये हो गया आपके पास f स्क्वायर। तत्समक क्रमचय नहीं प्राप्त हुआ, तत्समक क्रमचय की क्या डेफिनेशन होती है, आई क्या होता है, जब तक आपको 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 ये नहीं मिल पाता, ये नहीं मिलता, तब तक हम उसकी कोटि बता नहीं सकते। और ये जितनी पावर पे ये मिल जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। चक्रीय क्रमचय की कोटि इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके देखो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो ये कोई डेफिनेशन वाला एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव आपके एग्जाम होता नहीं है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना आपका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ से पूछा जाता है। तो एफ क्यूब कैसे निकालते हैं बताओ, वापस एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ स्क्वायर को किससे गुणा करना है, एफ से गुणा करना है। तो करो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 पे, तो वही लिख लो वापस 1 2 3 लिख लो। तो 1 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 1 पे आ गया, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पे, 3 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 3 पर। तो अपने पास क्या मिल गया, आई मिल गया। तब चक्रीय क्रमचय की कोटि कितनी हो जाएगी, 3। एफ की पावर n करने पर आई आना चाहिए, तब n उसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। तब चक्रीय क्रमचय एफ की कोटि 3 है, कोटि कितनी है, 3 है। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे चक्रीय क्रमचय एफ की
कोटि को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कोटि क्लियर हो गई चक्रीय क्रमचय की। उसके बाद में हम देखते हैं पक्षांतरण। उसके बाद में हम देखते हैं पक्षांतरण। देखो पक्षांतरण क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई कितनी हो, 2 होती है। जिसकी लंबाई कितनी हो, 2 हो। पक्षांतरण कहलाता है। पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें हम, किस प्रकार से होता है, ऐसे होता है 3 4 4 5, ये आपका होता है पक्षांतरण। पक्षांतरण वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पक्षांतरण निकालते हैं। ठीक है, तो लिखो, देखो जैसे पक्षांतरण कैसे निकालते हैं। मान लो ये चक्रीय क्रमचय दे रखा हो आपको, चक्रीय क्रमचय आपको पता है कैसे लिखा होता है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो हम पक्षांतरण कैसे लिखते हैं बताओ। पक्षांतरण को ऐसे लिखा जाता है x1 xn x2 xn माइनस 1, और इस प्रकार से सो ऑन आगे लिख सकते हो आप, x3 xn माइनस 2 एग्जाम्पल में समझेंगे हम, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखे, एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप अपनी मर्जी से। जैसे मान लो एक चक्रीय क्रमचय लेते हैं 1 2 3 4। अब इसके मान लो मेरे को पक्षांतर लिखना है। पक्षांतरण होता है वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई कितनी हो, 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लो ये चक्रीय क्रमचय है, तो x1 की इमेज x1 xn x2 xn माइनस 1 x3 xn माइनस 2, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जैसे मान लो इसको मेरे को लिखना है पक्षांतरण, तो कैसे लिखूंगा, 1 4 1 3 और 1 2, 1 ये हो जाएगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पे x2 के साथ नहीं होगा, x1 के साथ ही होगा। यहाँ पे x2 लिख दिया, x1 के साथ ही होगा। ठीक है ना, x1 xn माइनस 1 x1 xn माइनस 2। ठीक है, तो देखो 1 4 1 3 1 2, ये सारे क्या होंगे आपके पक्षांतरण। तब पक्षांतरण, यहाँ तक क्लियर आपके सबके। पक्षांतरण कैसे निकालते हैं, आपको यदि पूछ जाए कि पक्षांतरण पूछे जाए कि कोई चक्रीय क्रमचय दे दिया जाए और आपको पूछे कि पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी, तो पक्षांतरण निकाल सकते हैं आप। और यही पक्षांतरणों की संख्या यदि सम होती है, सम संख्या में होती है, उसको सम क्रमचय कहते हैं, और यदि विषम होती है तो उसको विषम क्रमचय कहते हैं। वो आगे आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हो कि यदि पक्षांतरणों की संख्या यदि सम संख्या होती है तब तो सम क्रमचय होगा, और विषम होगी तो विषम क्रमचय होगा, उसका भी आ जाएगा आपके। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं असंयुक्त चक्कर की। देखो सारी चीज़ें आ जाएंगी छोटी छोटी, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा सम क्रमचय है, तो आपको पक्षांतरण बना के देखने पड़ेंगे। तब आपको देखना है कि पक्षांतरणों की संख्या यदि सम होगी तो सम क्रमचय हो जाएगा, अदरवाइज विषम क्रमचय हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एक बार लास्ट में रिवाइज भी कर दूंगा मैं पूरा सा कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद में लिखो असंयुक्त चक्कर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। असंयुक्त चक्कर, असंयुक्त चक्कर की पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। दो असंयुक्त चक्कर कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ
दो चक्कर असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे मान लो ये चक्कर है 1 2 3 और एक चक्कर मान लो ये है जी 4 और 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके असंयुक्त चक्र हो जाएंगे। असंयुक्त चक्र, दो चक्कर असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो कोई भी अवयव उनमें उभयनिष्ठ नहीं हो। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का एलसीएम होता है जिसके गुणनफल के द्वारा देखो इनकी डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल जितने करोगे ना उसमें उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गुणनफल के द्वारा क्रमचय को व्यक्त किया जाए, क्रमचय को व्यक्त किया जाए। ठीक है, जैसे मान लो एक क्रमचय दे रखा आपको, कैसे 1 2 2 3 3 1 4 4 5 6 और 6 5। ये बोला है कि क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों, मतलब आपको इसके पहले क्या बनाने हैं, चक्कर बनाने हैं। और कौन से वाले चक्कर बनाने हैं, असंयुक्त चक्कर बनाने हैं जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। तो आपको जब भी क्रमचय की कोटि निकालना हो तो देखो आपको कोई चक्कर दे रखा हो तो उसकी भी आप कोटि निकाल सकते हो, भाई कोटि निकाल सकते हो ना उसकी भी। और यदि आपको क्रमचय है, उस क्रमचय की कोटि निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले इसको चक्कर में लिखो। तो चक्कर में कैसे लिखना बताया था, बताओ। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 पे आ गई तो क्लोज हो गया, बंद कर दिया चक्कर को। फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ तक क्लियर। 4 की इमेज 4, इसको शामिल करेंगे क्या बताओ चक्कर में, नहीं करेंगे ना, क्योंकि अपना रूल था कि चक्रीय क्रमचय में वही अवयव शामिल किए जाएंगे जिनकी इमेज अलग अलग हो, मतलब खुद की अवयव की इमेज खुद उसको शामिल नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से। 5 की इमेज 6 पे और 6 की इमेज 5 पे, यहाँ पे चक्कर बंद। अब इस क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं कि ये जो चक्रीय क्रमचय कितनी लंबाई का चक्रीय क्रमचय है, 3, और ये कितने का है, 2। तो 3 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम, तो 6, वही आपका क्या हो जाएगा, क्रमचय की कोटि। तो यहां लिखेंगे चक्र बन गया, ये आपके चक्रीय क्रमचय हो गए। तो आता है आपकी कोटि, तो आपकी कोटि कैसे निकालोगे बताओ, 3 और 2 का एलसीएम, और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तो इस क्रमचय की कोटि कितनी हो गई, 6 हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है क्या बातें, बताओ। पहले तो हमें असंयुक्त चक्र देखा। असंयुक्त चक्र क्या होता है कि दो चक्कर असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, असंयुक्त चक्र कहलाता है। क्रमचय की कोटि निकालने में के लिए आपको क्या करना है कि आपको उन सभी असंयुक्त चक्रों में उसको उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का जो एलसीएम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रमचय की कोटि। तो सबसे पहले आप उसको चक्रीय क्रमचय में बदलो। चक्रीय क्रमचय में बदलने के बाद में आप उन दोनों का कितनी लंबाई का वो चक्रीय क्रमचय है उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो आगे, सम तथा विषम क्रमचय। या इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लिख लो जिससे फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल लिखो एक, f बराबर 1 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 2 पे, 4 की इमेज 4 पे, 5 की इमेज 6 पे, 6 की इमेज 5 पे। यही तो लिखा था अपने एग्जाम्पल। भाई अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या लिखा था, ये लिखा था ना। और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो आप, नहीं ये वो एग्जाम्पल ही तो है, इसको हमने दोबारा लिख लिया।
ठीक है ना। उस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना। पहले आप उनको क्या कर लो, चक्रीय क्रमचय में लिख लो, असंयुक्त चक्रीय क्रमचय में, और फिर उनका एलसीएम ले लो। यहां तक क्लियर है सबके। तो अब देखते हैं आगे क्या। यदि लेना चाहो तो देखिए एग्जाम्पल और ले सकते हो, अच्छा है। लिखो क्वेश्चन कि ए बराबर, डिफरेंट लेते हैं हम थोड़ा सा एक बार, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 5, सॉरी 6 की इमेज 5, 7 की इमेज 6, और 8 की इमेज 9, और 9 की इमेज 8। इसकी कोटि बताना है, इसकी कोटि आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करो, पहले आप चक्र में लिखो इसको। तो चक्र में कैसे लिखेंगे, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो वापस बंद। तो यहाँ तक क्लियर। 4 की इमेज 4, इसको शामिल नहीं करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, ये रहा 6, और 6 की इमेज 5, क्लोज। 8 की इमेज 9, और 9 की इमेज 8। अब देखो इसमें कितना है, 3 अवयव है भाई, 3 लंबाई का चक्रीय क्रमचय, ये 3 लंबाई का और ये 2 का, तो 3 3 व 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो छोटी छोटी चीज़ें ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी भी है, तो इनको मैं ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ मैं अच्छे से, लेकिन ये है कि ये चीज़ें तो है नॉर्मली आपको एक बार में बोलते ही समझ में आ जाती है, इतना कोई लेवल का नहीं है ना, तो आपको नॉर्मल है ये। तो इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे, समक्रमचय और विषमक्रमचय, समक्रमचय तथा विषमक्रमचय। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे और फिर आगे वाले लेक्चर से हम क्या करेंगे, सब ग्रुप को करेंगे। ठीक है ना। तो बताओ, देखो समक्रमचय, इनकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर वही एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि समक्रमचय और विषमक्रमचय क्या होता है, चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट कर लिया, किसी भी क्रमचय को क्या करो, चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट कर लो। चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट करने के बाद में इसके क्या बनाओ, पक्षांतरण बनाओ। पक्षांतरण बनाने के बाद में देखो कि पक्षांतरणों की संख्या यदि सम संख्या है तो वो समक्रमचय, और विषम है तो विषमक्रमचय। बस ये डेफिनेशन है, ये लिखना है अपने को। तो लिखते हैं, देखो क्रमचय को पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तब समक्रमचय तथा यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम संख्या हो तो विषमक्रमचय कहलाता है। विषमक्रमचय कहलाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 5, और 8 की इमेज 8। यही है। ठीक है, तो देखो पहले इसमें देखो आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। चक्रीय क्रमचय में कैसे में कन्वर्ट करते हैं, समक्रमचय और विषमक्रमचय सारे कौन से होंगे वो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बनाओ चक्रीय क्रमचय। पहले क्या बनाओ, चक्रीय क्रमचय। बताओ चक्रीय क्रमचय कैसे बनाएंगे, चक्र के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। 1 की इमेज 2, 1 की इमेज कहाँ आ जाएगी 2, और 2 की इमेज आगे देखो 3, और 3 की इमेज कहाँ देखो 1, तो बंद हो गया। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से 4, तो 4 को शामिल नहीं करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 की इमेज 6, और 6 की इमेज 7, और 7 की इमेज 5, ये बंद। तो यहाँ से क्या हो गया,
ऐट वाले को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि चक्रीय क्रमचय में उन्हीं अवयवों को शामिल किया जाता है जिनकी अवयव की इमेज अलग अलग हो, या ऐसे समझ सकते हो कि उन अवयवों को शामिल नहीं करते जिनकी इमेज खुद की खुद पर हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या बन गया अपना चक्रीय क्रमचय हो गया। ठीक है, अब बताओ इसके पक्षांतरण बनाओ, इसके क्या बनाओ पक्षांतरण। तो बताओ ये कितनी लंबाई का है। मान लो मैं इसको इस क्रमचय की मेरे को कोटि बताना है, तो बताओ कैसे बताऊंगा। 3 और 3, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण बनाओ, तो पक्षांतरण कैसे बनाओगे, इसका पक्षांतरण कैसे बनाओगे बताओ। 1 3 और 1 2 बताया था ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ऐसे था ना x1 xn x1 xn -1 x1 xn -2, इस प्रकार से तो बनते हैं पक्षांतरण। तो वो बना दिया हम पक्षांतरण। यहाँ देखो 5 की 7 और 5 की 6। अब देखो पक्षांतरणों की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 और 4। तो पक्षांतरणों की संख्या क्या हो गई, सम संख्या 4, जो कि सम है, अतः f समक्रमचय। यही पक्षांतरणों की संख्या विषम आ जाती तो क्या हो जाता, विषम क्रमचय हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। नॉर्मल डेफिनेशन है ना। देखो पक्षांतरणों की संख्या निकाल लेंगे, और पक्षांतरणों की संख्या यदि सम संख्या आएगी तो समक्रमचय हो जाएगा, और विषम आएगा तो विषम क्रमचय हो जाएगा। यहाँ कुछ नोट लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है देखो, सबसे पहला बात, पक्षांतरण जो होता है वो सदैव क्या होता है, विषम क्रमचय। पक्षांतरण सदैव क्या होता है, विषम क्रमचय। पक्षांतरण जो होता है वो सदैव क्या होता है, विषम क्रमचय। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो तत्सम क्रमचय होता है वो समक्रमचय होता है। तत्सम क्रमचय समक्रमचय होता है। तत्सम क्रमचय समक्रमचय होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि जो तत्सम क्रमचय होता है उसको हम दो क्रमचयों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा मैं। इसे दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में यदि हम बात करें इसकी, तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। इसको चक्र के रूप में शामिल करो पहले, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसको लिखेंगे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, और यहाँ पे 1 की इमेज 2। देखो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, देखो कैसे लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल में से समझे हम। देखो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लो भाई इस क्रमचय को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये है, जैसे ये है, देखो जैसे 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2, ये कितने पक्षांतरण बना दिए, इसके 2 पक्षांतरण के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, समक्रमचय होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि पक्षांतरण जो होता है वो सदैव विषम क्रमचय होता है, और तत्सम क्रमचय क्या होता है, सदैव समक्रमचय होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो इसमें आप कि समक्रमचयों का गुणनफल क्या होता है। समक्रमचयों का गुणनफल सम तथा विषम क्रमचयों का गुणनफल विषम होता है। सम होता है। चौथी बात लिखो इसमें कि सम क्रमचय व विषम क्रमचय का गुणनफल
समक्रमचय व विषमक्रमचय का गुणनफल क्या होता है? सम होता है, सॉरी सम नहीं, विषम। इनको प्रूव भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय का होता है, तत्सम क्रमचय सम क्रमचय होता है, सम क्रमचयों का गुणनफल भी सम होता है, विषम क्रमचयों का गुणनफल भी सम होता है। सम क्रमचय और एक विषम क्रमचय का इनका गुणनफल क्या होता है? एक विषम क्रमचय होता है। यदि दोनों सम होंगे तब सम होगा, दोनों विषम होंगे तब सम होगा, लेकिन एक सम और एक विषम होता है उसका गुणनफल क्या होता है? विषम क्रमचय होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके? तो अब मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन वगैरह करवाना हो तो आपको। समक्रमचय विषम क्रमचय है ना। देखो एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट लिखना है, नोट लगा के लिख लो, इसमें लिख लो चाहे 5वां पॉइंट कि n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, ये ऐसे करो, इसको अलग ही लिख लेते हैं, एक अंतर ग्रुप लिख लेते हैं। एक सममित ग्रुप बताया था ना कि सभी क्रमचय है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, जिसको सममित ग्रुप कहते हैं, और उसकी कोटि कितनी होती है? फैक्टोरियल n के बराबर होती है। जबकि एकांतर ग्रुप क्या होता है कि सभी सम क्रमचय का समुच्चय है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, जिसको एकांतर ग्रुप कहते हैं, और उसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है। 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकांतर ग्रुप की कोटि होती है फैक्टोरियल n/2, जबकि सममित ग्रुप की कोटि होती है फैक्टोरियल n। ठीक है, n कोटि की सभी समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, जिसका ग्रुपांक या समूहांक एकांतर ग्रुप कहलाता है। इसे an से व्यक्त करते हैं। और थर्ड पॉइंट आपका होता है इसकी कोटि, जो 2000 RPSC में पूछा हुआ है। an की कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है, फैक्टोरियल n/2 होती है। ठीक है ना, ये आपका होता है। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया ना यहाँ तक कि n कोटि की सभी समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, उसको ग्रुप को कहते हैं एकांतर ग्रुप। इसकी कोटि होती है फैक्टोरियल n/2, इसको रिप्रेजेंट करता है an से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार वापस से कि सममित ग्रुप, फिर हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। हमने क्या देखा था? सममित ग्रुप और एकांतर ग्रुप देख लिए, है ना। तो एक बार इन दोनों को मैं अंतर बता देता हूँ। सममित ग्रुप तो क्या होता है कि सभी क्रमचय, जितने भी क्रमचय उसमें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ समझो, देखो मान लो मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, तो मान लो मैं इसके कितने क्रमचय डिफाइन कर सकता हूँ, पहले ही बताओ, या पहले पूरा वापस इसको करके हटा के यहाँ से फिर वापस समझाता हूँ। n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को एकांतर ग्रुप कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं, n की कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब देखो यहाँ समझो एक बार, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ समझो, देखो सममित ग्रुप
क्योंकि देखो जब तक आप पहले वीडियो नहीं देखोगे ना, पहले वाली वीडियो, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको समझने के लिए पहले आपको पहले वाले जितने भी वीडियो है ना उन सबको देखो, हर चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। तो हमने क्या देखा था, सममित ग्रुप, और एक देखा था एकांतर ग्रुप देखा था। ठीक है, सबसे पहले जो हमने, जैसे मान लो कोई समुच्चय है, उसमें कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो उस पर कितने क्रम से डिफाइन कर सकते थे हम, बताओ, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3, है ना। सारे डिफरेंट डिफरेंट कितने होंगे, 1 3 2 और 1 2 3 123 हो गया, 231 321 312, है ना, 312। ठीक है, अब देखो ये सारे क्रमचय है ना, ये सारे, जैसे मान लो मैंने इसको अल्फा 1 नाम दे दिया, इसको अल्फा 2 नाम दे दिया, इसको अल्फा 3 दे दिया, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ये सारे यदि जब ग्रुप बनाएंगे ना, उस ग्रुप को नाम तो देंगे सममित ग्रुप, उस ग्रुप को नाम तो क्या देंगे, सममित ग्रुप। और इसको किससे व्यक्त करेंगे, SN या PN से, और इसकी कोटि क्या होगी, फैक्टोरियल n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सममित ग्रुप। तो अब एकांतर ग्रुप क्या है, अब ये जो हमने सब ग्रुप बनाए हैं, सारे क्रमचय बनाए हैं, सारे क्रमचय, इन क्रमचयों में से कुछ सम भी होंगे और कुछ विषम भी होंगे। ये क्या है बताओ, ये तत्सम क्रमचय है, और तत्सम क्रमचय कौन सा होता है, सम क्रमचय होता है। नोट में देखा था ना कि तत्सम क्रमचय क्या होता है, सम क्रमचय। अब इसकी बात करते हैं कि ये सम क्रमचय या विषम क्रमचय। अब ये जो सारे क्रमचय है ना, उनमें कुछ सम भी होंगे और कुछ विषम भी होंगे। एक दो बता देता हूँ कि कौन से सम है कौन से विषम है। ये तो सम है, अब बताओ मैं सम और विषम को कैसे फाइंड करूंगा, बताओ कि सम क्रमचय है या विषम क्रमचय, बताओ। जैसे मान लो ये है, इसको पहले क्या करो, चक्कर में कन्वर्ट करो, तो 1 2 और 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 पे, तो ये हो गया 1 3 और 1 2। ये क्या हो गया बताओ, पक्षांतरों की संख्या क्या है, सम, और तो ये हो गया आपका सम क्रमचय। यदि इसकी बात करो तो बताओ, वन की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, तो बंद। ये क्या हो गया, विषम। और ये क्या होगा बताओ, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज, ये विषम हो गया। ये क्या होगा बताओ, विषम। ये क्या होगा बताओ, 1 3 और 3 की इमेज 2 पे, ये सम क्रमचय। तो ये सारे जो सम क्रमचय वाले, सारे सम क्रमचय वाले है ना, ये सारे सम क्रमचय का एक समुच्चय होगा, और वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप को नाम क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसकी कोटि किसके बराबर होगी, फैक्टोरियल n/2 के बराबर होगी। समझ में आ गई चीजें सारी। एक बार वापस देख लो कि जो सममित ग्रुप होता है वो तो क्या है, सारे जितने भी क्रमचय डिफाइन होते हैं वो सारे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, सममित ग्रुप। इसे SN या PN से व्यक्त करते हैं, जिसकी कोटि फैक्टोरियल n होती है। जबकि एकांतर ग्रुप क्या होता है कि सभी सम क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप, और इसको AN से व्यक्त करते हैं, इसकी कोटि होती है फैक्टोरियल n/2। यहाँ तक क्लियर। 2011 में पूछा हुआ एग्जाम है कि एकांतर ग्रुप की जो कोटि है वो कितनी होती है, फैक्टोरियल n/2। यहाँ तक क्लियर। यहाँ देखो एक बात और ध्यान रखना कि क्रमचय गुणन संक्रिया है ना, क्रमचय गुणन संक्रिया वो अक्रमण में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। कभी भी ये आ जाता है कि निम्न में से असत्य कथन छांटो, तो उसमें आ जाता है कि क्रमचय गुणन संक्रिया है वो क्या होती है, अक्रमण में होती है। ठीक है, एक बार मैं जितना पढ़ाया उसको वापस रिवाइज कर देता हूँ, फिर इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बच्चे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ आपके 2-3 क्वेश्चन है, वो करवाने के बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समझाने की जरूरत है नहीं, वो तो हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। आज का बता देता हूँ, देखो दोबारा एक बार। हमने पढ़ा था सबसे पहले चक्री क्रमचय। चक्री क्रमचय को कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। पहले अवयव की इमेज दूसरे पे, दूसरे अवयव की इमेज तीसरे पे, तीसरे के अवयव की इमेज चौथे पे, और इस प्रकार लास्ट अवयव की इमेज कहाँ पे, 1 पे। पहली बात तो ये पढ़ी थी। फिर इनको हम पक्षांतरण में कैसे करते हैं, तो पक्षांतरण बनाएंगे x1 xn x1 xn -1 x1 xn -2, इस प्रकार सो ऑन।
ठीक है। यदि पक्षांतरणों की संख्या सम होगी तो सम क्रमच्य होगा, अदरवाइज विषम होगी तो विषम क्रमच्य हो जाएगा। ये देख लिया था हम। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था कि क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं। क्रमचय की कोटि निकालने के लिए आप पहले उसको चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट करो और चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट करने के बाद में उनका एलसीएम लो, वो कितनी लंबाई का चक्रीय क्रमचय होगा। ठीक है, ये देखा था। फिर हमने क्या देखा था, क्रमचय की कोटि निकालना बता दिया, सम और विषम क्रमचय बता दिया, है ना। पक्षांतरण होता है जिसकी लंबाई 2 होती है और पक्षांतरण सदैव क्या होता है, विषम क्रमचय होता है। सम क्रमचय क्या होता है, सम क्रमचय होता है। सम क्रमचयों का गुणनफल विषम होता है, विषम क्रमचयों का गुणनफल भी विषम होता है, लेकिन एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है। ये बता दिया। और क्या बताया था बताओ, और बताया था ना, क्या बताया था बताओ, क्रमचय की कोटि यही बताया था ना। और एक चक्रीय क्रमचय को हम कितने भी प्रकार से लिख सकते हैं, ये बताया था। और एक और ध्यान रखना क्या, कि चक्रीय क्रमचय में उन अवयवों को शामिल करेंगे, भाई उन अवयवों को शामिल नहीं करेंगे जिन अवयवों की इमेज खुद की खुद पर हो, उनको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने 2-4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं फिर। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप मेरे को लगता है कि आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। टॉपिक इजी टॉपिक है ये, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें सारी चीज़ें निकालते हैं। अल्फा बराबर मान लो अपने पास ये है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4। बीटा बराबर अपने पास क्या है 1 2 2 3 3 4 5 2, यही है। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, ए ऑप्शन अपने पास क्या निकालना है अपने को, एक तो निकालना है बीटा का इनवर्स, दूसरा आपको निकालना है अल्फा का इनवर्स, और सी निकालना है आपको अल्फा बीटा इनवर्स निकालना है, और डी आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ अल्फा। ठीक है, और फिर ई निकालना है आपको क्या, अल्फा बीटा का इनवर्स, और एफ निकालना आपको क्या, ऑर्डर ऑफ बीटा। ये आपको ज्ञात करना है। इजी से है ना, कर लोगे क्या। देखो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी सबके आंसर। और देखो भाई ये कभी कभी क्या होता है कि भाई लिखने में गलती हो जाती है, तो इसलिए आप भी देख लिया करो। मान लो कुछ मैं बोलता कुछ यूँ लिखता, मान लो कुछ लिखा गया हो तो वो कुछ हो सकती है गलती, छोटी सी मिस्टेक है वो हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है ना। और यदि आपको कोई गलती लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कि अब मैं भी पता चले कि हमने उस टाइम क्या बोला था। तो थोड़ा सा आप भी सुधार करने की कोशिश करना, ठीक है ना। इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो बीटा इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालना है बीटा का इनवर्स। अब बताओ इस क्रमचय का मेरे को इनवर्स निकालना, कैसे निकालना बताया था मैंने, उल्टे कर दो इनको, 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 2 3 4 5 2, ये 2 होगा क्या यहाँ पे। पहले अपने को बीटा इनवर्स निकालना है ना, यहाँ पे सही है क्या, एक बार लिख देते हैं हम 2 3 4 5 2, 2 वापस आ गया ना, 1 आना चाहिए ना। बीटा इनवर्स, इसको मान लो उल्टा लिखा तो ये हो गया अपने पास 2, उल्टा लिख दिया 1 2 3 4 5, है ना। तो अब सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, 1 की इमेज 5 पे, तो आपका यहाँ पे गलत होगा, सिर्फ इस चीज़ में छोड़ होगा, यहाँ पे शायद 1 की इनवर्स 1 होगा, है ना। वन का इनवर्स 1 होगा, एक मिनट रुको तो देख लेता हूँ मैं। तो यदि हम उल्टा करेंगे ना तो 1 की इमेज तो 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 की इमेज क्या हो जाएगी 5, 3 की इमेज 2, और 4 की इमेज 3, और 5 की इमेज 4। यही आ रहा है क्या आंसर, 1 2 5 3 2 4 3 5 4 3 5 4, यही आ रहा है। ए ऑप्शन तो यही आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन का सॉल्यूशन। तो अल्फा इनवर्स निकालना है, तब कैसे निकालोगे बताओ, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2 3 1 5 4, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 2 3
4 5, इनको सीक्वेंस लिख दो। 1 की इमेज 3 पर और 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर और 4 की इमेज 5 पे और 5 की इमेज 4 पे। एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ, शायद गलत ना हो जाए। 1 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 2 पर, 4 की इमेज 5 पे और 5 की इमेज 4 पे, ये भी सही है। अल्फ़ा बीटा इन्वर्स निकालना है, तो अल्फ़ा तो अपना यही है और बीटा का इन्वर्स अपना निकाल ही लिया अपन। अल्फ़ा का इन्वर्स नहीं, सॉरी, अल्फ़ा क्या अपने पास, ये 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 और बीटा इन्वर्स 1 1 2 5 3 2 4 3 5 4। तो निकालो यहाँ से 1 2 3 4 लिख लो। 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 4 पे, तो 2 की इमेज 4 पे, 3 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 4 पे और 5, ये 2 आ गए ना, यहाँ गड़बड़ हो गया अपना, ये गलत हो गया। ये एक बार देख लेना आप इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि देखो इसमें ना हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गलत लिख दी, ठीक है ना। आपको भाई निकालना तो आता ही है, अल्फा बीटा का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। और अब बताओ अल्फा बीटा का इन्वर्स कैसे निकालोगे। अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इन्वर्स कैसे निकालोगे, इन्वर्स निकालना बता रखा है। ऑर्डर ऑफ अल्फा और ऑर्डर ऑफ बीटा, इसको क्या करो, पहले चक्रीय क्रमचय में लिख दो। इसको क्या लिख दो, चक्रीय क्रमचय में। तो इसमें देखो लास्ट वाले में ऑर्डर ऑफ बीटा 4 दे रखा है ना, तो ऑर्डर ऑफ बीटा तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें इस वाले बीटा में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली जगह मिस्टेक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ें सारी निकालना आता है ना। तो बताओ ऑर्डर ऑफ बीटा कैसे निकालोगे, बताओ उसमें, और ऑर्डर ऑफ अल्फा कैसे निकालोगे। ऑर्डर ऑफ अल्फा में पहले इसको चक्रीय क्रमचय में लिख लो। चक्रीय क्रमचय क्या होगा इसका, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 पर और 4 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 3 और 2 का कितना आ जाएगा 6। और यदि इसका देखा जाए तो 2 3 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक ही लंबाई का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको निकालना तो आता ही है, चक्रीय क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब यहाँ से देखो और कुछ क्वेश्चन निकालें तो ठीक है। यहाँ तक तो और तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो यही बस, ये चैप्टर आपका इतना यहीं तक था। तो आपको यदि देखो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ऐसे ही आगे से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 11th-12th का पोर्शन भी साथ में स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये बुक हो जाए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके बाद में हम एक नई बुक के साथ और दूसरा हम एक वीडियो और 11th-12th के भी साथ बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके जल्द से जल्द लेक्चर पूरे हो जाए, ठीक है ना। तो वही आपका सपोर्ट ज़रूरी है, और वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।